वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल के एक इंटरव्यू के बाद कांग्रेस सियासत में फिर बवाल खड़ा हो गया है। लेटर बम के बाद कांग्रेस में कुछ फेरबदल हुए तो लगा कि विद्रोही हो रहे नेताओं पर लगाम लग जाएगी, लेकिन पार्टी को मिल रही लगातार पराजय के चलते आत्ममंथन करने की बात फिर से कही जाने लगी। और कहने वाले अगर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता हो तो मान लीजिए कि पार्टी में आंतरिक हालात ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी है अब चरम पर है। और ऐसा भी लगता है कि जो वरिष्ठ और युवा की एक लड़ाई है अब वो बाहर आनी शुरू हो गई है। उसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कपिल सिब्बल साहब की बात कोई अनसुनी कर सकता है और कहाँ है जहाँ उनको एक्सेस नहीं है। हर चुनाव के बाद चिंतन मनन होता है और कोई आवश्यक नहीं कि आप जो चिंतन मनन कर रहे हैं उसको आप बाहर भी कहें। कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार पराजय झेल रही कांग्रेस के आंतरिक संगठन में भी घमासान मचा हुआ है। कभी यह दबी जुबान में नजर आता है तो कभी सरेआम हो जाता है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब 23 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान को चिट्ठी लिखकर हलचल मचा दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बहाने यह कहीं न कहीं यह अप्रत्यक्ष नेतृत्व पर सवाल था। उच्च स्तर से कुछ एक्शन हुए तो लगा कि सुलगती चिंगारी फिलहाल बुझा दी गई है, लेकिन यह दबी राख के नीचे की चिंगारी की तरह फिर से सुलगती दिख रही है। इस बार बिहार चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए इस कदर घोर हताशा लाए कि उसे कहीं और से नहीं सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से ताने सुनने पड़ रहे हैं। बिहार चुनाव के परिणामों से एकदम बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का एक साक्षात्कार कांग्रेस के लिए फिर जंजाल बन गया है, बल्कि इस बार की टिप्पणी ज्यादा मुखर है। बिहार विधानसभा के साथ साथ गुजरात यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कपिल सिब्बल का एक अखबार को दिया गया इंटरव्यू से कांग्रेस सियासत में उबाल आया है। कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे आत्ममंथन की बात कहकर यह भी कहा है कि पार्टी में पहले भी चेताया गया है कि क्या किया जाना चाहिए और आगे का रास्ता क्या है, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि कांग्रेस को अब लोग विकल्प के तौर पर भी नहीं मान रहे हैं। यूपी की कई सीटों पर 2% से कम मत मिलना यह साबित करता है कि पार्टी किस पायदान पर खड़ी है। कपिल सिब्बल की भाषा में रोष है। वह साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस को पता है कि गलत कहां पर हैं। यह एक सामान्य साक्षात्कार नहीं बल्कि कांग्रेस में चल रही अंदरूनी उथल पुथल का एक बड़ा संकेत है। कुछ ही दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने भी टिप्पणी की थी। अब फिर कपिल सिब्बल पार्टी CWC यानी पार्टी की सर्वोच्च संस्था में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने की बात कर रहे हैं। जाहिर है वह कांग्रेस में नेतृत्व को थोपे जाने की परंपरा के विपरीत स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं और पार्टी जिस ढर्रे पर चल रही है उसे ही पार्टी की पराजय का कारण बता रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि पराशर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, पूर्व MLC हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कपीस श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। हमारे साथ मनीष करणवाल हैं, उत्तराखंड से जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं इसलिए कि बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी ये बात हो जाती है क्योंकि एक सशक्त जब विपक्ष की बात होती है और विपक्ष के अंदर इस तरीके की बातें आए तो कहीं ना कहीं चर्चा लाजमी है। अब सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि हम कहेंगे कि जो एक बात हुई है वो आपकी तरफ से ही हुई है और जिस तरह से आपके यहां से बयान है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में कांग्रेस की कमजोरी के कारण राजद की हार हुई है या जो आपसी तालमेल और 70 सीटों का जो निर्णय था उसे लेने में कहीं चूक हुई है? जी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और बातें भी आपकी तरफ से ही हैं, तो सबसे पहले आप ही से हम इसका आज की शुरुआत करते हैं। जी प्रेम कुमार जी। सबसे पहले तो मेरा पूरा नाम प्रेम कुमार मणि है और इसको सुधार दिया जाए। जी प्रेम कुमार मणि। मैं जी कांग्रेस के बारे में जो आपने हाँ
आपने बातें जो कांग्रेस के बारे में की हैं, तो यह कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बिहार के चुनाव में, यह बात सच है। उन्हें 70 सीटें मिली थी और उन्हें केवल 19 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है, और यह अनुपात बहुत ही असंतोषजनक रहा है। और हमारी पार्टी महागठबंधन में है, कांग्रेस भी उस महागठबंधन में है, और हम एक साथी दल जो है उसके अस्मिता का पूरा सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को खुद इस पर बहुत दुख होगा कि हमें कम सीटें क्यों आई, लेकिन जो कोई भी विचार करना होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और महागठबंधन में जब अंदरूनी बैठक होगी, बात होगी, चुनाव की चर्चा होगी, उस पर विमर्श होगा, तो उसमें चर्चा की जाएगी। मैं समझता हूं कि आप जो शायद हमारे साथी शिवानंद तिवारी जी ने जो बयान दिया है उसकी ओर इशारा यदि कर रहे हैं, तो वह पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह उनका विचार था। कांग्रेस अलग एक पार्टी है और हम एक अलग पार्टी हैं। हम उन पर कोई चर्चा करें, उन्हें कोई उपदेश दें, उन्हें कोई सलाह दें, यह शायद ठीक बात नहीं होगी। वह खुद सक्षम हैं अपनी कमजोरियों पर बात करने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए। यो मैं जरूर कहूंगा कि बिहार कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह कई बार कई तरह के संकटों से गुजरी है। आप कांग्रेस का इतिहास देखिएगा तो 1906 में वहां संकट हुए, जबकि कांग्रेस दो भाग हो गई, नरम दल और गरम दल में हो गई। और हम बाद में जाते हैं तो वह उस समय जब पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष बाबू की लड़ाई जब चल रही थी 1938 में, उस समय संघर्ष हुआ और कांग्रेस में गहरा संकट आया। फिर खुद गांधी जी थे, उसमें गांधी जी ने अपनी पराजय महसूस की थी उस समय। फिर आप देखिए एक और बड़ा संकट जब जो महत्वपूर्ण जो आया वह करीब 70 के लगभग में, जब इंदिरा गांधी को अलग होना पड़ा और संगठन कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस दो कांग्रेस बन गई। फिर 77 में वह 70 के बाद 77 में जब कांग्रेस हारी और केंद्र से पदस्थ हुई, वह जनता पार्टी का शासन जब आया, उसके बाद हारने के बाद कुछ स्थितियां होती हैं, उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस टूटी। तो कांग्रेस कई बार संकटों से गुजर चुकी है और वह हम एक नागरिक के तौर पर हम उसको देखेंगे कि कांग्रेस में कितने बार उतार चढ़ाव है। फिर एक बार उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई कपिल सिब्बल जी या कोई उसमें अपने गुलाम नबी साहब अगर उस पार्टी में रहे हैं, उसमें सलाह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर एक विपक्ष की वह पार्टी आज है और हम तो यह चाहेंगे कि जो बीजेपी विरोध की राजनीति कर रहे हैं उसके विपक्ष में है। हम लोग यही चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि वह राष्ट्रीय जनता दल की यह अभी ताकत नहीं, हम बिहार के बाहर हमारी ताकत कमजोर है, यह सर्वविदित है और हम महसूसते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से या एनडीए से संघर्ष उस तरह से नहीं कर सकते हैं जो कांग्रेस कर सकती है। हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है अन्य राज्यों में। हम बिहार में आगे हैं और पूरे भारत में कांग्रेस हमसे आगे है, तो हम कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। और आज कांग्रेस जो वह संकट आ रहे हैं, लोकतंत्र की मांग हो रही है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, कांग्रेस को आप मजबूत देखना चाहते हैं, शायद इसीलिए आपके यहाँ से एक ऐसा बयान आया कि उसने पूरी हलचल पैदा कर दी। और उससे पहले भी इस तरीके की स्थितियां रही। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी आप भी हैं, और राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत दिनों से कांग्रेस की बहुत सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, अगर हम बात करें, दो तरीके की बातें आजकल सामने आती हैं। एक तो आपने देख ली, उससे एक आप देखिएगा लगातार 2-3 बातें हमेशा रही हैं कांग्रेस के अंदर जब से राहुल गांधी फ्रंट पे आए हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी को निर्णय जो लेने होते हैं वो लेने नहीं दिए जाते, और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें रोक देते हैं और फिर वो अपनी तरीके से उस चीज़ को नहीं कर पाते। अब दूसरी बात आ रही है कि राहुल गांधी निर्णय लेते हैं, उसमें और किसी की जो होती है बात वो नहीं ली जाती। ऐसे बहुत सारे हम कहेंगे मतभेद बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मतभेद, मनभेद, सारे भेद आजकल एकदम से नजर आने लगे। आप देखिए, पहले लेटर बम, उससे पहले पूरा का पूरा आप चुनाव अगर हम देखें लगातार वहाँ
मध्य प्रदेश, वहां भी इसी स्थिति में गए, वहां पे भी यही सारे आरोप प्रत्यारोप रहे कि वहां ये नहीं सुन रहे, मुझे बुलाया नहीं गया, वहां से कहाँ नहीं गया। उसके बाद राजस्थान, वहां भी ऐसी स्थिति रही। और अब आप देखेंगे उसके तुरंत बाद एक लेटर आया जिसके अंदर वरिष्ठ लोग थे, केवल बात इतनी कि आखिर चल क्या रहा है। और इतना बड़ा अगर हम कहेंगे, जब विपक्ष की जिम्मेदारी जिसके पास और वहां के हालात ये हो जाएं कि आए दिन जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो गुटबाजी में उलझे रहे, या हम कहेंगे कि अब तो गुटबाजी सार्वजनिक भी होने लगी है। तो बहुत सारी चीजें आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस स्थिति को? ये कह देना बड़ा आसान है कि कांग्रेस के अंदर हमेशा इस तरीके की परिस्थितियां आई हैं, टूट हुई हैं, और वो हर बार फिर संभल जाते हैं। लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो इतर हैं। आज की तारीख में आपका मुकाबला एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ है जिसकी पूरे हम कहेंगे इस टाइम पूरे विश्व में एक बड़ी अच्छी छवि भी है, और उसके अलावा बड़ी मजबूती के साथ जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने काम भी किया है। उसे लेकर अगर आप सामने विपक्ष में जाएंगे और बातों को लेकर आएंगे तो कैसे आप पार पा पाएंगे, और कैसे आप विपक्ष की जो एक सशक्त भूमिका है उसे निभा पाएंगे? जी राकेश शुक्ला जी। जी प्रवीण जी, पहले तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांग्रेस में खेमेबाजी की। तो कांग्रेस में खेमेबाजी कोई नई बात नहीं है। आप आज़ादी के बाद देखिए कि आज़ादी के बाद जब सरकार गठन की बात आई तो सबसे पहले खेमेबाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से किया गया, और उस खेमेबंदी का नतीजा ये हुआ कि सरदार पटेल जो अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनने वाले थे उनको रोक दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तब कांग्रेस की अधिकांश जो इकाइयां थी राज्य की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं थी। गांधी जी उसके लिए समर्थन जुटाए, कांग्रेस के लोगों को साथ में लाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और उसमें सरदार पटेल को साइड कर दिया गया। दूसरी बार इसी तरह की नेहरू जी की खेमेबाजी को आगे बढ़ाया इंदिरा जी ने। 1966 में पंडित लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष की बात आई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो इंदिरा जी उसकी प्रमुख दावेदार थी। तब भी कांग्रेस में एक बड़ी खेमेबाजी हुई। कामराज की तरफ से कांग्रेस को इनके खेमे में लाया गया, इंदिरा जी की खेमे में, और इंदिरा जी को अध्यक्ष बना के प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी अपने कांग्रेस के खेमेबाजी की परंपरा को 1998 में सोनिया जी ने आगे बढ़ाया। सोनिया जी की तरफ से एक बड़ा तैयारी की गई, प्रणब मुखर्जी जी ने उसका मोर्चा संभाला। सीताराम केसरी जी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और सोनिया जी की ताजपोशी होती है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी जो चूक रह गई वो ये हो गई कि विदेशी मूल का मुद्दा इतना पीक पे पहुंच गया था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। तो मुझे लगता है कि सन 47 के बाद से जो 3-4 बड़े बड़े खेमेबाजी हुई है उसकी बनस्पति जो 23 वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना पूरा समय कांग्रेस को दिया है, यदि उनकी तरफ से कांग्रेस को आत्म मंथन आत्मचिंतन करने के सुझाव दिया जाता है तो वो खेमेबाजी की श्रेणी में क्यों लाया जा रहा है? उसके लिए राहुल गांधी को यदि हम परिपक्व मानते हैं तो राहुल गांधी की तरफ से उन वफादार लोगों को ये क्यों कहा जाता है कि ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से, कपिल सिब्बल जी की तरफ से भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया? अगस्त में 23 वरिष्ठ नेताओं की जो चिट्ठी थी CWC के मीटिंग को लेकर, उस मीटिंग पे जो चिट्ठी रखी गई, उसके बाद राहुल गांधी जी का बयान, और अगस्त से लेके ये नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये जाहिर हो सके कि कांग्रेस इस तरह के जो बिखराव की स्थितियां हैं या कमज़ोर होने की स्थितियां हैं उसको लेकर 10 जनपद गंभीर है। तो स्वाभाविक है कि समय समय पर जो लोग कांग्रेस को बढ़ाए हैं, जो लोग कांग्रेस को 2004 में सत्ता पे लाए, 2009 में सत्ता पे लाए, और वो लोग निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की छाया में हैं वो चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो। उसे खेमेबाजी माना जा सकता है तब जब नेहरू जी, इंदिरा जी और सोनिया जी की बात को भी खेमेबाजी मानी जाए। नहीं तो कांग्रेस ये क्लियर करे कि यदि वो खेमेबाजी थी तो ये खेमेबाजी है, यदि वो खेमेबाजी नहीं थी तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है वो खेमेबाजी नहीं है।
जी बिल्कुल, ये बड़ी एक बात आपने बताई है और अपने आप में महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि अगर खेमेबाजी की बात है तो आत्मचिंतन आत्ममंथन की बात हो रही है। यहाँ तो खेमेबाजी वाली बात दिख नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी कहा यही जा रहा है कि वास्तव में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रवि पराशर जी, अगर देखा जाए वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं, देखिए चाहे वो उत्तर प्रदेश है और चाहे वो आप देखें बिहार हैं, अब एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अब एक और बड़ी जगह बंगाल के अंदर भी आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ऐसे में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो असमंजस में रहेगा। उसके अलावा अभी तक भी कोई इस तरीके की बात, जैसे कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा कि कोई इस तरीके के प्रयास अभी तक दिखे नहीं है कि हाँ कुछ बदलाव या कुछ मंथन की बात हो रही है। रवि जी, और आज जिस तरह आप देखें कि लगातार कांग्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगते आ रहे हैं। एक आरोप और भी लगा था ओबामा वाला, उस दिन आप भी थे, लेकिन एक बात उसमें निकल के आई कि शायद किताब को बेचने के लिए इस तरीके की बातें की गई हो, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है। लेकिन आज आपके सामने फिर अब तो अंदर से ही आवाज आ रही है उसका। और ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल कोई बहुत छोटे मोटे व्यक्ति के, हम कहेंगे व्यक्ति हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा पिलर है और हमेशा कांग्रेस के अंदर संकट मोचन की भूमिका में भी वो नजर आए हैं। अगर वो आत्ममंथन की बात कह रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? आखिर क्यों कांग्रेसी ये कहने से गुरेज कर रहे हैं कि नहीं, हमें चिंतन और मंथन करना चाहिए? जी रवि जी। इंद्र जी, आपने बिल्कुल बात कही। जिस तरह की परिस्थितियों से कांग्रेस इस समय केंद्रीय उसका नेतृत्व या फिर राज्यों में जो पार्टी संगठन है उसका जो स्थिति है, जिस तरह से वो गुजर रहे हैं, उनको वाकई एक गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। पूरी संवेदनशीलता के साथ आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने चर्चा की शुरुआत बिहार चुनाव के संदर्भ में की, तो एक तथ्य मैं यहां रखना चाहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो कांग्रेस खेमे की तरफ से जो दारोमदार था, वो पूरी तरह शुरुआत में शक्ति सिंह गोहिल के इर्द गिर्द था। वे पटना में बार बार कांग्रेस कार्यालय में जा रहे थे, नजर आ रहे थे, बयान मीडिया के लिए जारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 70 सीटों पर समझौता हुआ आरजेडी के साथ, तो 21 सीटों पर, मैं आपको याद दिलाऊं, पहले चरण में 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी पहले चरण के चुनाव के लिए। तो उन 21 सीटों पर नामांकन के एक दो दिन पहले तक लोगों को यह भी नहीं पता था कि कांग्रेस कौन से 21 सीटों पर लड़ रही है, और बाकी की जो 49 जो सीटें हैं, 49 सीटें हैं, उनमें कौन सी सीट, कैंडिडेट का नाम तो छोड़ दीजिए आप, कौन सी सीट कांग्रेस को अलॉट हुई है, ये मीडिया में तो कम से कम किसी को पता नहीं था। अगर ये रणनीति थी कांग्रेस की, तो उसमें फिर नतीजों में हमने देख ही लिया है कि वो फेल हो गई। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आजादी के बाद से जो जिस तरह 12 नवंबर 1969 में इंदिरा ने कांग्रेस से स्प्लिट किया, उसके बाद से 1984 तक तो ठीक ठाक रहा। इंदिरा गांधी चतुर और साहसी राजनेता थी, लेकिन बाद में राजीव गांधी और उनके बाद उनकी अगली पीढ़ी आने के बाद असल में मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि पूरी एक क्यारी में गुलाब लगा हुआ हो, गेंदा लगा हुआ हो, और भी दूसरे फूल लगे हों, और साथ ही एक वट वृक्ष खड़ा हुआ हो। तो वट वृक्ष में तो माली पानी लगाता रहे लगातार, लेकिन बाकी के जो दूसरे पौधे हैं उनकी सिंचाई अगर नहीं की जाए तो क्यारी के क्या हालात हो सकते हैं, वो यहां मुझे लगता है देखने को मिल रहा है। जब आत्ममंथन की बात हो रही है तो ये विषम परिस्थितियां हैं, इसीलिए हो रही है, और पहली बार नहीं हो रही है। पहली बार जिसका जिक्र आपने भी किया कि 23 बड़े नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी केंद्रीय नेतृत्व को कि भाई एक स्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था तो कर लीजिए, ये अंतरिम व्यवस्था कब तक चलेगी। तो हमने देखा कि क्या हुआ। फिर यह हुआ कि गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, लुइजिनो फलेरियो और एक दो और लोगों को बिल्कुल ठिकाने लगा दिया गया। यूपी में उभरता हुआ एक युवा नेतृत्व, जितिन प्रसाद के भी साइन थे उस चिट्ठी पे, उनको उत्तर प्रदेश से हटा के उनको प्रभार पश्चिम बंगाल का दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के जब भी
अंतर्दर्शन की बात होती है तो इससे मुठभेड़ करनी चाहिए मुझे लगता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में उस चिट्ठी कांड के बाद जो सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी उसमें फिर यह अंतरिम व्यवस्था हुई कि सोनिया गांधी एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्य देखें और अगली जब सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई चर्चा इस पर नहीं हो रही है। यही नतीजा है कि शुरुआत में शक्ति सिंह गोहिल अगर वहां पे बिहार में सक्रिय होते हैं तो एक आध चरण के बाद अचानक रणदीप सुरजेवाला को बिहार भेज दिया जाता है और जब नतीजे आते हैं तो कांग्रेस के कुछ एमएलए आपस में भिड़ जाते हैं विधायक दल का नेता चुने जाने के मसले पर। इतने छोटे मसले पर केंद्रीय नेतृत्व को आना पड़ता है सीन में। तो ये बहुत विकट और विषम परिस्थितियां हैं और इसके लिए मुझे लगता है ये देश के लिए देश के चेहरे रवि जी आ रहे हैं। आप देखेंगे तारिक अनवर जैसे चेहरे भी अब की बार बिहार के अंदर थे और उनकी भी जो सक्रियता है उस हिसाब से उनका भी हम कहेंगे उनसे भी काम नहीं लिया गया। और आप देखेंगे कि अगर बिहार चुनाव की अगर हम बात कर लें तो जो रैलियां थी उस रैली में जिस तरीके के चेहरे जिस तरीके की जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। आपके पास इतना बड़ा चेहरा तारिक अनवर के रूप में था उसका आप उस तरीके से यूज ही नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो चीजें जो जानकारियां आनी चाहिए जो मिलनी चाहिए धरातल की जो स्थितियां हैं उसमें आप चूक कर गए और ऐसी स्थितियां आई। हमारे साथ प्रवक्ता हैं कपीश श्रीवास्तव समाजवादी से। अगर हम बात करें कपीश की उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्योंकि आपका गठबंधन भी उनके साथ रहा है और चुनाव हुए हालात आपके सामने है तो उस गठबंधन का कांग्रेस का लाभ कितना सपा को लगता है मिल रहा है या खाली आपको भी यही लगता है कि जो स्थितियां हैं वो सबके सामने और आप भी यही कहेंगे कि नहीं भाई ठीक है बड़ा दल है और हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में ही अच्छी है उससे बाहर हमारी स्थिति नहीं है जिस तरीके से राजद कह रहा है। कितना समर्थन करते हैं आप चीजों का और कितना अगर हम कहें एक चिंतन मनन उसको भी करना चाहिए जो साथी है। तो आप भी उनके एक साथी हैं कहीं ना कहीं आपको भी अभी चुनाव से जस्ट आप भी बाहर आए हैं। क्या लगता है आपको कि कितना लाभ आप लोगों को मिला कांग्रेस का या कहीं ना कहीं जो कमजोरी वाली बात है वो है? जी कपीश श्रीवास्तव जी। जी परविंदर जी, सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहूंगा कि जो एरा ये गठबंधन का चला पिछले करीब 20-30 सालों का और अभी भी ये चलता चला जा रहा है, मुसलसल चलता चला जा रहा है। चाहे वो एनडीए और यूपीए के भाग में दो खेमे में के अंदर आप पूरे भारत के अंदर राजनीति को देख सकते हैं। लोकतंत्र में एक बड़ी बेहतरीन स्थिति ये बनती है कि जब विचारधारा किसकी किससे समानता होती है, अगर उसके साथ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा आपको पुष्ट करती है। नीतियां आपकी डिफर हो सकती हैं, कोई पूंजीवादी नीति को लेके आ सकता है, कोई समाजवादी और सोच से आगे बढ़ सकता है, कोई वामपंथी सोच से जुटता है आदमी। लेकिन अगर किसी दल के पीछे सेकुलराइज एक आभा मंडल होता है तो आदमी उससे ज्यादा जुड़ जाता है क्योंकि बाकी चीजें फिर नदारत हो जाती हैं। क्योंकि जहां पे सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा होता है वहां पर जो सहिष्णु लोगों की पार्टी है, एक सहिष्णु विचारधारा की पार्टी है जो सबको लेकर के साथ चलना चाहती है, तो अन्य मुद्दों को किनारे करती है। मैं सबसे बड़ी चीज आपको यह कहना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस जो है, आपने चूंकि जिक्र किया हमारे गठबंधन की बात को लेकर के, तो चूंकि अब तो हम लोग गठबंधन में नहीं है, गठबंधन से बाहर हैं और 2019 में एक प्रयास हुआ था और 2017 में हम गठबंधन में जरूर थे। देखिए कोई केमिस्ट्री और गणित हर परिप्रेक्ष्य में हर परिस्थिति में नहीं बैठ सकती है। और एक चीज और भी है परविंदर भाई, जब आप चुनाव जीतते हैं तो एक अलग पोजीशन में व्याख्या ली जाती है और की जाती है, और जब आप हारते हैं तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। हम लोगों ने भी एक नया फार्मूला लेके 2017 के अंदर आए थे। हमारी पार्टी ने भी बहुत बड़ा एक सुचिता का यज्ञ किया था उस समय, और हम लोगों ने बहुत ही जो कुख्यात में प्रख्यात से बाहर का रास्ता दिखाया था। और उसके अंदर जो पार्टी के अंदर एक यज्ञ हुआ वो सारे लोगों ने देखा, सुचिता का यज्ञ था। उसमें हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को किनारे कर दिया था और उसका हमने वो चीज भोगा है और भोग भी रहे हैं। हम आज भी पब्लिक के सामने इस बात को कहते हैं कि हमने अपनी चीजों से समझौता नहीं किया। कांग्रेस के साथ हम इसीलिए आए कि हमारी पार्टी को बहुत डेंट लगा था। हम लोगों ने ये सोचा था कि समान विचारधारा की पार्टी है, ठीक है हमारी नीतियां अलग हैं क्योंकि वो पूंजीवाद को बल देते हैं, हम पूंजीवाद के साथ बल नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहां पे एक कोऑर्डिनेशन बन सकता था, इसलिए उनके साथ आए थे। और वो इलेक्शन जो था वो हम लोग हारे, तो एक हम लोगों के
साथ एक बैकग्राउंड जुड़ा हार का, उसमें आत्मलोकन, आत्मचिंतन, सारी चीजें हुई, सारी पार्टियां करती, हम लोगों ने भी किया था। 2019 के अंदर बाकायदा उसके बाद भी एक पूरी कोशिश की थी कि देश के अंदर अगर सफल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो कि भारत को पतनमुख कर रही है, इससे अगर रोकना है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और रालोद और अन्य भी छोटे दल, हम लोग ने कोशिश की थी कि वो सब साथ आ जाएं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने इतनी ज्यादा सीटें वो चाह रहे थे कि जितना का उनका यहां पर बनता नहीं था, क्योंकि इनकी यहां संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर था। 2017 के इलेक्शन में भी आप देखे होंगे कि 4 से 5% के वोट में ही कांग्रेस सिमट गई थी और हम लोगों को करीब 25% वोट मिले थे। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि तब उससे जोड़ा जा सकेगा कि कांग्रेस क्यों अन्य जगहों पर जो विफल हो रही है उसका कारण क्या है। देखिए, आप बिहार के अंदर मैं अब बात कहना चाहूं, देखिए हम लोग से तो ये अलग हो गए, ये नेशनल पार्टी थे, ये बड़े भाई थे, इनको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि अन्य समान विचारधारा के लोगों को माइक्रो मैनेजमेंट करके वो साथ ले सके, जैसे कि एनडीए ने अपने खेमे के लिए किया था। 40 से 42 दलों को साथ में लेकर के चले थे जी, और वहां से उसके बाद करीब 32 दलों के साथ थे और कहते थे महागठबंधन जो इन लोगों का बना हुआ वो अजीब से लोगों के विचारधारा का है, वो अजीब सा खिचड़ी टाइप है, और खुद हम लोग से ज्यादा गठबंधन में थे। और कांग्रेस जो है इस मैनेज को नहीं कर पाई जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि जहां आपकी जगह नहीं थी जमीन पे, आप जहां आपका कार्यकर्ता नहीं था, वहां आप अपने से कहीं ज्यादा सीटें मांगना चाहते थे। वही काम इन्होंने बिहार में कर दिया। और बिहार में चूंकि लालू साहब नहीं थे और तेजस्वी जी एक अच्छे नेता जरूर हैं, लेकिन संगठन में उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा हृदय दिखा करके कांग्रेस को उनकी औकात से ज्यादा की सीट दी थी। और इसी वजह से, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता का अभाव था, उनके पास वहां नेता का अभाव था, उनकी रणनीतियां कमजोर कमतर हुई, इस वजह से ज्यादा सीट लेने के बाद भी वो कम सीट जीते, जबकि उन्होंने 9% वोट बढ़ाए हैं, पहले से 2-3% वोटों का उनकी वृद्धि हुई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी करीब 6% के वोटों का उनको घाटा उठाना पड़ा है। 8% का घाटा इनको जनता दल यू को उठाना पड़ा, बावजूद उनके केमिस्ट्री और मैथ उनका देखिए कितना प्रॉफिटेबल हुआ कि वहां एनडीए सरकार बना रही है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि अगर आप गठबंधन की राजनीति में जा रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, जहां आप मजबूत है वहां आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उनको आत्मसात कीजिए, आत्मचिंतन उनके साथ बैठ के कीजिए कि कितनी सीट पे वो निकाल सकते हैं। तो शायद वो काम ये नहीं कर पाए, ये आत्मचिंतन करना चाहिए था। और जो इनका जो वर्तमान समय में मामला चल रहा बात की है, ये अपने आप में विचार योग्य बात है और कहीं ना कहीं इस बात पर चिंतन भी करना चाहिए कि जिस तरीके की बातें कपीश कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। जाएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कपिल सिब्बल का बयान सामने आया और जो इंटरव्यू है उनके अंदर बहुत सारे सवाल उठे, कहीं ना कहीं उन पर बहुत सारी बातें हैं और जिस तरीके से आज जो एकदम से राजनीतिक हलचल है बड़ी तेज है, उसे लेकर हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे मनीष करनवाल, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं, प्रवक्ता भी हैं, कि जिस तरह से कपिल सिब्बल जी ने बोला है वो अपने आप में बड़ी अहम बात है और इसी तरीके की बातें पहले भी होती रही हैं। और अगर आप बात करें कि जो बात आ रही है उसे लेकर उत्तराखंड में तो वैसे भी हालात आपके सामने हैं, वहाँ छोटा सा प्रदेश है, लेकिन गुटबाजी की अगर हम बात करें तो वहाँ तो गुटबाजी हम देखेंगे कि जो कांग्रेस भवन है दिल्ली का उससे भी ज़्यादा है। उसी तरीके के हालात वहाँ भी हैं। कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जी जो इशारा कर रहे हैं वो इसी हो रहा है कि जो आंतरिक खींचतान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और जो सही जानकारियां हैं, सही तथ्य हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते। क्या कहना चाहेंगे मनीष आप? जी देखिए, आपकी आवाज मेरे को बहुत धीरे आ रही है। जितना मैं आपकी बात को समझ पाया, आप कांग्रेस में अंतर कलह की बात कर रहे हैं जी। अब दूसरी बात, आप कपिल सिब्बल जी की बात कह रहे हैं जी। देखिए, कपिल सिब्बल साहब
हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है जी और उनका जो एक्सेस है ना वो हर जगह पे है। जी ऐसा नहीं कि उनका एक्सेस कहीं पे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पार्टी में हार के बाद और जीत के बाद जो है वो समीक्षा नहीं होती। जी हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें लगातार समीक्षा होती है, चाहे हम हारे चाहे जीते। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे देश की मीडिया का ध्यान केवल राहुल गांधी जी की तरफ रहता है। जी ना ही देश की मीडिया को इस बात की चिंता है कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, जी बेरोजगारी कितनी है। अरे भाई वो तो सबका ध्यान कांग्रेस केवल उठाएंगे ना है इस कि बात राहुल गांधी जी क्या को, कर ये रहे तो हैं। राहुल गांधी जी को हमारे उठानी तरफ चाहिए की सारी बात बातें। मीडिया ही सब कुछ उठाएगा तो कैसे चलेगा? हम कम से कम कुछ तो बता रहे हैं। जी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत लेट जुड़ पाया। एक तो मैं आपकी डिबेट में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत लेट जुड़ पाया, इसलिए मैंने सारे वक्ताओं की बात नहीं सुनी। ऊपर जी। से मुझे आपकी भी आवाज बहुत हल्की आ रही है, तो मेरी बात को कंप्लीट तो रहने दीजिए प्लीज। अगर नहीं बुलवाना तो बात अलग है, मैं चुपचाप श्रोताई से सुनता नहीं रहूंगा। नहीं बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी पे, राहुल गांधी जी पे इतना ध्यान देते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर घोटाले क्या हो रहे हैं, उत्तराखंड की स्थिति क्या है, कौन सा मंत्री कब ड्रॉप करा जा रहा है, इस चीजों पर भी ध्यान दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी और राहुल गांधी जी का इस बात से एक पिक्चर क्लियर होती है कि राहुल गांधी जी को जिस तरीके से एकदम स्ट्रेटेजिकली एक पूरा प्लान बना के जिस तरीके से उस व्यक्ति को कहते हैं ना कि मनीष माइनस मनीष करने का जो शायद प्रयास कर रहा है। आप शायद सवालों को समझ नहीं पाए, या आप मैं थोड़ी सी आपसे बात- अधूरी तैयारी के साथ आए। मेरा सवाल यह था कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं, हम कहेंगे वो आरोप भी नहीं है, वो एक मंथन की बात हुई है कहीं ना कहीं। एक पहले जो 23 लोगों की चिट्ठी थी तब भी ऐसी बात आई थी, उसके बाद कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, और ये कोई और नहीं कहलवा रहा, ये मीडिया नहीं कह रही, ये खुद आप ही की पार्टी के वरिष्ठतम, आपने खुद बोला, नेता है वो कह रहे हैं। तो उस बात को लेकर इतनी सी बात है कि जो मंथन की बात हुई है, चिंतन की बात हुई है, उसे लेकर दिक्कत कहां है? आखिर उसमें कौन कह रहा है कि राहुल गांधी जी काम नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हैं कि राहुल गांधी जी को अंदरूनी तौर पर काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, या क्योंकि आपके सामने है सारी चीजें, आप ही के लोग जो कह रहे हैं हम उसे खाली आपको बता रहे हैं, उसी पे पूछ रहे हैं। जी मैं आप जो बात आप मुझे बता रहे ना, मैंने आपको उसके लिए स्पष्ट बताया कि हमारी पार्टी में जीतने के बाद और हारने के बाद लगातार मंथन चलता है जी और हमें पता है कि जीत से हमें क्या मिला और हार से हमने क्या सीखा। जी इसलिए कपिल सिब्बल साहब की बात जो है वो सर्वोपरि है, सौंदर्य है। हम जानते हैं कि कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं। मैं तो आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा ना और जो ज्वलंत विषय है उनकी तरफ से लाना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल देखा जाता है देश भर में, तो मैं चाहता हूं कि जो असली मुद्दे हैं उनकी तरफ भी ध्यान जाए। अब जैसे एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा खोया किसने, उस पर किसी का ध्यान नहीं है कि जो बड़के भैया थे छुटके भैया हो गए, उस पर कोई डिबेट नहीं है। जी इन चीजों में भी थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान दीजिए। ये भी बड़े देश के ज्वलंत मुद्दे हैं कि बड़के भैया छुटके भैया कब हो गए, कैसे हो गए, क्यों हो गए। जी नहीं बिल्कुल, इससे थोड़ा बहुत ध्यान- सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं मीडिया के लोग, खाली ऐसा ही नहीं है कि आप कहेंगे और ध्यान नहीं है। ये अलग बात है कि जब मुद्दा इस तरीके का आता है, हालात उस तरीके के बनते हैं, तो करें क्या? कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरीके की बातें जो आपके कार्य हैं, उन कार्यों को भी मीडिया को करना पड़ेगा। तो राजनीतिक विपक्ष की बात किस तरीके की? हमारे साथ प्रेम कुमार मणि जी भी हैं। प्रेम कुमार जी, अगर हम बिहार चुनाव की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी हमारे साथ में कपीश ने बहुत ही अहम बात एक बोली, कपीश श्रीवास्तव ने एक बात ये बोली कि जहां आप मजबूत हैं वहां आपने मंथन नहीं किया और उस तरीके की बातें कर ली। आप देखिए कि राजद बिहार के अंदर बहुत मजबूत था और उसने दिखा भी दिया कि वास्तव में मेहनत जो थी तेजस्वी की थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने आप में जिस तरीके का प्रदर्शन वहां होना चाहिए था, वो जो तालमेल होना चाहिए था, उसकी कमी दिखी। उसे कैसे आप लेते हैं? क्या वास्तव में ऐसी स्थितियां थी जिस तरीके की बात आई है, या खाली ये कह देना कि वो अपना ही उनका एक बयान था और उन्होंने अपनी मर्जी से शिवानंद तिवारी जी ने बयान दिया, वो सही है? क्योंकि अगर बातें उठी हैं तो बातें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उसके अंदर
कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, धीरे धीरे छनकर आ रही है। अलग बात है कि आप कुछ भी कहिएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि चुनाव सारा आपके सामने। और जिस तरह से तेजस्वी ने, हम कहेंगे, जो मेहनत की वो भी सबके सामने, और कहीं ना कहीं एक जो हम कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट पूरा का पूरा पार्टी को अपने कंधों पर लेकर पूरे गठबंधन को वो लेकर गए, वो अपने आप में काबिल तारीफ भी है। जी प्रेम कुमार जी। हाँ, मैं तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता थे और चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे महागठबंधन की ओर से। उन्होंने ज्यादा मेहनत की और उन्हें करनी ही चाहिए थी और आगे भी करेंगे। कांग्रेस में मैं फिर बता दूं कि यह कहीं ना कहीं किन्हीं हमारे महागठबंधन ने या हमारे नेताओं ने अगर कांग्रेस को उतनी सीटें उस पर सहमति बनाई और महागठबंधन में सहमति बनी 70 सीटों पर, यह तो आज कोई भी मानेगा। जब भी कभी बात होगी तो वह ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिल गई, और ज्यादा सीटें मिलने के बाद वह उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाया और कांग्रेस की गलती यहाँ तो जरूर मानी जाएगी कि वह उनको उतने कार्यकर्ता नहीं थे, उतने उम्मीदवार नहीं थे, तो उन्होंने उतनी सीटें क्यों लड़ी। अब ये देखिए कि हम लोग जितना 243 सीटें थी, वह जितनी सीटें लड़ी गई, अब 50% से अधिक आरजेडी ने लाया, 50% से अधिक लेफ्ट ने लाया। 29 सीटें लेफ्ट को मिली थी, उन्होंने 16 लाया, 50% से अधिक लाया। 144 सीटें लड़ी थी राजद ने, उन्होंने 75 लाया, 50% से अधिक लाया। लेकिन उस हिसाब से 70 सीटें लाने में कम से कम उन्हें 36 सीटें लानी चाहिए थी। 70 सीट जब वह लड़े थे, वह उन्हें 19 सीटें ला सके। और या तो सीधे अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनी यहाँ, तो इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेवार है और कांग्रेस ही इस पर मंथन करना ही चाहिए उसे। एक चीज, हम बाहर से, हम मित्र दल हैं महागठबंधन के, एक हम भी साथी हैं, कांग्रेस भी हमारे साथी है। हम चाहेंगे कि वह मजबूत हो, और ऐसा लगता है जो हम लोगों ने देखा, महसूस किया, कांग्रेस के पास वर्ग आधार नहीं है। और वह पहले जो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी के जमाने में थी या नेहरू के जमाने में थी या उसके पहले के जमाने में गांधी जी के जमाने में थी, तो कांग्रेस का कहाँ होता था जोर? कांग्रेस का जोर होता था मजदूरों, किसानों पर जोर होता था। नेहरू जाते थे, गांव तक में जाते थे, और नेहरू ने 1937 के इलेक्शन में जो मेहनत की है वह पढ़ा है किस तरह से। वह उन्होंने बैलगाड़ी तक की सवारी की है, छोटे छोटे नाव से सवारी की है, पांव पैदल चले हैं, 4-4 बजे रात तक उन्होंने बैठ के सभाएं की हैं, और इतनी मेहनत करते थे नेहरू। वह मेहनत आज के कांग्रेसी नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पूरे कांग्रेस में ऐसा लगता है कि ज्यादा अंग्रेजीदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, वह किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वह बोल लेते हैं, अच्छा भाषण दे लेते हैं, अपने को प्रेजेंट भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन वह किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं यह नहीं कहा जा सकता। बिहार कांग्रेस में क्या था? बिहार कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के नेता थे, राम लखन सिंह यादव होते थे, रामजयपाल सिंह यादव होते थे, सीताराम केसरी होते थे, लाटन चौधरी होते थे, और भी बड़े अब्दुल कयूम अंसारी होते थे, जाफर इमाम होते थे, वह एसके बागे थे, सुशील कुमार बागे थे। ये सब कहां चले गए? आज की कांग्रेस में किसी वर्ग, इतने समूहों से कोई कहां है ही नहीं, कोई नहीं है। आप पिछड़े वर्ग का कोई नेता वहां नहीं रह गया है, दलितों का कोई नेता वहां नहीं रह गया है, अपर कास्ट के अगर नेता हैं तो उनका वह वोट नहीं ले पाते, उनका वोट भाजपा में जाता है। यह तो कांग्रेस को सोचना ही होगा कि हम हैं किस जमीन पर। बहुत सारे सवाल प्रेम कुमार जी ने खड़े कर दिए हैं और अपने आप में बहुत सारी बातें स्वीकार भी की और अपने आप में बड़े अच्छे तथ्य भी उन्होंने दिए। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी भी हैं। राकेश शुक्ला जी, एक अहम बात यह है कि अगर आप देखें राकेश जी कि जिस तरह से एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किए, आप लगातार देखेंगे गठबंधन की राजनीति में भी उन्होंने अपने आप को पीछे तक लेके चले गए कि चलो ठीक है, हमें जो दे दिया जाए उसमें संतुष्ट है या इतना मिल जाए। कभी एक बड़ी पार्टी होती थी कांग्रेस, और आज के हालात ये हैं कि आपके सामने कि वहाँ एक छोटे से दल के रूप में भी जहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे भी
उसके लिए नेता बनने के लिए कि नेता प्रतिपक्ष कौन बने उसके लिए भी मारामारी है। उसके अलावा उस बात को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है जो वहां कही जाती है। हाईकमान, जिस हाईकमान की बात कभी होती थी कांग्रेस के अंदर, आज उस हाईकमान की स्थिति भी आपके सामने है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सक्रियता दिखाई, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ना कुछ जान पड़ी है। लेकिन अभी उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। ऐसा क्या हो जाता है, आप देखें राकेश शुक्ला जी, की जो भी दांव आजकल कांग्रेस चलती है वो उल्टा पड़ जाता है, या ये कहिए कि कुछ समय ऐसा चल रहा है। और एक बात अहम जिसका शायद मैं पिछली बार भी आपसे पूछनी चाह रहा था कि एक ये बात जो आ रही है कि राहुल गांधी जो निर्णय लेना चाहते हैं उन निर्णयों को लेकर उन्हें आज़ादी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो एक वरिष्ठ जो लगा हुआ एक शब्द है वो शब्द उनके आड़े आ जाता है, और तब शायद वो फिर दोबारा से शांत बैठ जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे आवाज़ें हम कहेंगे कि सुनने में आती रहती है लगातार। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं अभी। जी राकेश शुक्ला जी। सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि जब राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, तो सने सने उन्हें बढ़ाया गया, महासचिव बनाया गया। तो 1-2 साल तक ये चलता रहा कि राहुल गांधी जी अब महासचिव बनेंगे, अब महासचिव बनेंगे। तो एक पहले माहौल तैयार किया गया, और माहौल तैयार करने के बाद उनको प्रोजेक्ट किया गया महासचिव के रूप में। महासचिव बनाए जाने के बाद फिर एक नया माहौल क्रिएट हुआ कि अब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो 1-2 साल एक वो माहौल तैयार करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी की तरफ से कांग्रेस को, या ये कहिए कि नए परिवेश में कांग्रेस को नए कलेबर में लाने का एक प्रयास किया गया। और वो प्रयास के चलते हुआ ये कि उन्होंने कांग्रेस में जो युवा नेता थे उनकी एक टोली बनाई, और उस टोली को बना के वो कांग्रेस में कायाकल्प की एक योजना बना के, ब्लूप्रिंट बना के उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पे समस्या ये आ गई कि कांग्रेस का जो कहना चाहिए कि जो पुराने नेता थे, तो वहाँ नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक मतभेद तैयार हो गया। पुरानी पीढ़ी को लगने लगा कि यदि नई पीढ़ी आगे बढ़ के सारा काम करने लगेगी तो राजनीति में फिर हमारी पूंछ और परख खत्म हो जाएगी। ऐसे में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो विवाद तैयार हुआ, उस विवाद के चलते जो पुरानी पीढ़ी है वो सोनिया गांधी के पीछे खड़ी होके उनको पुश करने लगी कि वो राहुल को रोके, नहीं तो कांग्रेस को नुकसान होगा। इधर राहुल गांधी की तरफ से जो युवा पीढ़ी थी वो कह रही थी कि आप आगे बढ़िए, नहीं कांग्रेस को परिवर्तित या पुनर्निर्माण कांग्रेस का नहीं किया जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं एक नया मतभेद का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, और इसी मतभेद के प्लेटफॉर्म के चलते कांग्रेस का कायाकल्प नहीं हो पाया। रही बात गठबंधन दलों के सामने समर्पण करने की, तो कांग्रेस उस समय पर यदि संभल के चलती, जिस समय पर ये जो क्षेत्रीय दल अलग अलग होके जो खड़े हुए उसके लिए चुनौती बने राज्यों में, यदि उस समय ही वो सारी स्थितियों को अपनी हिसाब से राजनीतिक समीकरण के हिसाब से लेके चलती, तो मुझे लगता है क्षेत्रीय दलों का गठन नहीं होता। आज भारत के हर राज्य में आप देखिए, जो भी क्षेत्रीय दल खड़ा है और कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है, वो कांग्रेस से ही जन्मा हुआ है। आप दक्षिण में जाइए, उत्तर में जाइए, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी जहां कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज धीरे धीरे देखिए 4 से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी सरकार चली गई, गोवा, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की जो हालत हुई है, उस हालत के लिए कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है। कारण कि आपने हर राज्य में, क्योंकि पहले आपके पास क्या था कि आप इस मुगालते में थे कि सभी जाति धर्म के लोग आपके साथ हैं, तो आपके अंदर ये था कि हिंदू और मुस्लिम भी है। फिर हिंदुओं में आपने जातिगत बंटवारा किया, और जातिगत बंटवारा करके आपने राजनीतिक लाभ लिया। लेकिन आप ये भूल गए कि जातिगत बंटवारे की जमीन जो आपने तैयार की है, वही जमीन से जो कांटा अंकुरित होगा वो आपके पांव में गड़ेगा, और यही हुआ। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित दोनों कांग्रेस के लिए चुनौती बन गए हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। बिहार में देखिए, बिहार में भी यही हालत है कि दलित
महादलित और पिछड़े सवर्ण उससे पहले ही अलग हो चुका था। आज महाराष्ट्र में जाइए तो एनसीपी उसके लिए चुनौती बन के खड़ी हो गई है। एनसीपी वहां नंबर 1 पार्टी बन गई। जो कांग्रेस से टूट के दल, क्षेत्रीय दल तैयार हुए हैं, उन क्षेत्रीय दलों के सामने आज कांग्रेस के पिछलग्गू बन के चलने का कारण यही है कि कांग्रेस खुद में सुधार नहीं करना चाहती, और यदि कांग्रेस के अंदर सुधार का विषय उठता है तो उसे आरोपित करके साइड कर दिया जाता है। और कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद सहित जो 23 वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जो सुझाव दिया गया, उसका कारण यही है। प्रवीण जी। नहीं, बिल्कुल ये और मानना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ी एक बात है कहीं ना कहीं जब हम कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। रवि जी, समय भी कम है और आपसे भी, और फिर मुझे कपीस के पास भी आना है। रवि, एक महत्वपूर्ण बात, अगर हम लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो आज जो स्थिति है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आप देखेंगे तो कांग्रेस के हालात फिर ऐसे क्यों ना मान लिए जाएं। ये एक बड़ी, एक छोटा में मतलब हम कहेंगे कि एक बड़ी बात है छोटे से शब्दों में, कि आखिर फिर कांग्रेस में, समाजवादी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में, या अकाली दल में, या राजद में क्या हम कहेंगे स्थिति नहीं रहती। क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं कि जब हम एक तरफ कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो निर्णय कहाँ हो रहे हैं। जो निर्णय की बात आ रही है वो हाई कमान शब्द तो फिर वहां पे भी है, तो आप उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं। फिर तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, वहां भी हाई कमान एक ही है। आप देखेंगे जितने दल आपके सामने हैं, हम एक तरफ उन्हें बोले कि नहीं वहां तो एक ही सेटअप की चलती है, मतलब एक ही नेता की चलती है, तो ऐसी स्थितियां यहां पे भी सामने आ रही हैं। तो आप अलग कहां हुए। तो कहीं ना कहीं मंथन तो इस पे भी होना चाहिए। जी रवि जी। बिल्कुल प्रवींद्र जी, आपने बहुत सही बात कही, और अभी शुक्ला जी ने बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया, बहुत सटीक मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बातें कही। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हर हार जीत के बाद कांग्रेस में मंथन तो होता है, मंथन तो होता है, लेकिन रत्न कोई नहीं निकलता है। मुझे लगता है कि जो पौराणिक काल में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो अमृत निकला, अप्सराएं निकली, ऐरावत हाथी निकला, तो ये सारी सकारात्मक चीजें थी समाज के लिए। कांग्रेस के आजकल के मंथन में ऐसी सकारात्मक चीजें नहीं निकलती हैं, केवल गरल, विष, महाकूट, जहर निकलता है। और कांग्रेस में बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि कोई शंकर जैसा व्यक्तित्व का, चरित्र का नेता भी नहीं है जो उस गरल को अपने गले में अटका के रख पाए। तो वो जहर धीरे धीरे फैल रहा है। और जो हम जानते हैं, ऐतिहासिक तौर पर हम जानते हैं कि आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस का 70 बार विभाजन हुआ, और अब मुझे लग रहा है कि एक विभाजन की ओर कांग्रेस मानसिक रूप से तो बढ़ चुकी है, भौतिक रूप से वो कब सामने आता है हम देखेंगे। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे, मैं शुक्ला जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। अब देखिए उनकी जो कोर टीम बनी थी उसका क्या हाल हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो धुर विरोधी बीजेपी में शामिल हो गए। सचिन पायलट की स्थिति हमने राजस्थान में देख ली। मिलिंद देवड़ा उनसे नाराज हैं। जितेंद्र प्रसाद 23 उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो जब तक मंथन से सकारात्मक रत्न सियासी जमीन से निकालने का प्रयास कांग्रेस नहीं करेगी, एक जुबानी कार्रवाई ही करती रहेगी, जुबानी बातें ही करती रहेगी, जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, तब तो फिर कांग्रेस में और विभाजन और स्प्लिट होना तय है। मैं बस एक अंतिम बात कहना चाहता हूं अपनी तरफ से इस बहस में। देखिए, एक ऐतिहासिक तथ्य है, हमें इतिहास में झांकना चाहिए। 1923 में नारायण सुब्बाराव हार्डीकर, जो कि डॉक्टर हेडगेवार के मित्र हुआ करते थे, क्लास फेलो थे, उन्होंने हिंदुस्तान सेवा दल बनाया था, जो बाद में कांग्रेस सेवा दल हुआ। और उसके 2 साल बाद आरएसएस की स्थापना उनके सहपाठी डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। लेकिन आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एक सकारात्मक संगठित रूप से एक संगठन है। लेकिन सेवा दल का क्या हुआ, आपके महिला कांग्रेस का क्या हुआ, एनएसयूआई का क्या हुआ, यूथ कांग्रेस का क्या हुआ, किसान कांग्रेस का क्या हुआ। तो जमीनी स्तर पर अगर आप रवि जी, संगठन के नाम पर तो सबने बता दिया कि क्या हालात हैं, और इसलिए जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो द्वंद्व है
वो भी सभी लोग देख रहे हैं और सामने भी। और भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन गुटबाजी की जो स्थितियां हैं वो तो अपने आप में हर प्रदेश के अंदर है, चाहे आप उत्तर प्रदेश जाएं, चाहे आप उत्तराखंड जाएं और चाहे हिमाचल जाएं। और ये चीज़ें लगातार एक के बाद एक सामने भी आती रहती हैं। हमारे साथ कपीश जी भी हैं। कपीश, अगर हम बात करें वर्तमान की स्थितियों की, तो समाजवादी पार्टी अब, क्योंकि एक चुनाव आप लड़े ही हैं, अभी आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में जो गठबंधन वाली राजनीति है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और अहम इसमें यह है, क्या वास्तव में जिस तरीके की मांग कांग्रेस करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हम कहेंगे जो स्थिति है वो अब आपके सामने है, और जिस तरह से मेहनत भी करी है काफ़ी कुछ, और प्रियंका जी ने बहुत ज़्यादा कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश भी की है, उससे लेकर भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसे में क्या आपको लगता है कि गठबंधन में सपा और कांग्रेस कुछ आगे बढ़ेंगे या पूर्ण विराम यही है? जी कपीश जी। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर अगर खुले मन से कहा जाए तो डेडलॉक कोई नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति जो होती है, वो देश के विकास के लिए की जाती है। कोई उसमें खेत और मेट की लड़ाई नहीं होती है, विचारधारा की लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई डेडलॉक नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोगों ने अनुभव किया वो मैंने आपको शेयर किया इससे पहले, और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, और उसमें चूंकि नए और पुराने के बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है, और इनके जो रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अप दिखाने के लिए कांग्रेस के डिसीजन को जो लाभ करने वाली नीतियां उसके विपरीत चले जाते हैं। अगर आप कहीं बार्गेनिंग करके 10 सीट ज्यादा ले लेंगे और 12 सीट ज्यादा हार जाएंगे तो वो उचित नहीं होती, उसको अच्छे रणनीतिकार नहीं कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर वही बात हुई, आपने देखा बिहार के अंदर वही बात हुई। भाई, राजद इनकी एक जुटी हुई पार्टी है, इसलिए उनके प्रवक्ता इस समय बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि साथ में है। मैं इस वजह से उनकी की मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं एक चीज साफ साफ कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक रेट देखिए ना, भाजपा ने पहले से कम सीटें लड़ी और दुगना स्ट्राइक रेट दिया, और वही जनता दल यू ने वही गलती की जो कि कांग्रेस के अंदर गलती की गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बाहरी तौर पर और एएमआई को बाहरी तौर पर अगर अपने गठबंधन का पिछले पर्दे का हिस्सा नहीं बनाया होता तो इनकी पार्टी की सरकार कतई नहीं आती। मैं आपको ये कह रहा हूं, फिर चिंतन इनको करना पड़ता और आईना भी देखना पड़ता। हाईकमान सबके यहाँ एक ही है। भारतीय जनता पार्टी में तो एकदम लोकतंत्र नहीं बचा है, 2 आदमी की पार्टी बनकर के रह गई है, इसीलिए मोदी सरकार कही जाती है, भाजपा सरकार नहीं कही जाती है। ये जो स्पष्ट चीजें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन हमारा अपना विचार है कि हम छोटे दलों के साथ अपनी ट्यूनिंग करेंगे और सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे और उनके साथ जाएंगे। उसका कारण भी है, उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा हमने एक रणनीति बनाई थी। हमारा कोई बड़ा फिगर 7 सीटों पर प्रचार के लिए नहीं गया था, वो जानबूझ के नहीं गया था, क्योंकि हम अपने जो बूथों पे डबल कमेटी है उनके परफॉर्मेंस को, अपने लोकल नेताओं के परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं। और एक चीज जान करके मुझे बहुत हर्ष हुआ, हमारी पार्टी को भी हुआ, यद्यपि हम हारे, उसका विश्लेषण हमारी पार्टी में हुआ वो हम यहां नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक हल्की सी झलक दिखाते हैं कि 2017 में जो हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के 25% वोट पाए थे, आज हमने इन उपचुनाव में अकेले पाया है। तो हमने क्या खोया क्या पाया, पार्टी के अंदर डिस्कशन है। 2005 में ये बात हमेशा कपीश जी, क्योंकि समय कम है और आपकी बात अभी मैं सुनता जरूर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश की मेहनत को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ना कोई कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश कार्य कर रहे हैं हर कोई तारीफ ही करता है, वो कोई हम कहेंगे कोई ऐसी बात भी नहीं है। केवल बात इतनी थी कि क्या गठबंधन की जो राजनीति है वो आगे चेंज होती दिखेगी, यही अपने आप में एक बात थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।